नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले राहुल गांधी की ही बात करते हैं। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने मनमानी की और 5 तरीके से वोटों की चोरी हुई है। सुनिए। Doesn't exist. What is the difference between us and other places? Where is the democracy? It's gone. And Maharashtra mein we found at the state level that Lok Sabha और Vidhan Sabha के बीच में 1 crore new voters came into the game. वोटर लिस्ट की लड़ाई, आरोपों से इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई, एसआईआर का सवाल, राहुल ने दिए इलेक्शन कमीशन को सबूत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में गड़बड़ियों का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि दोनों ही राज्यों की वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथ की वोटर लिस्ट में मौजूद है। लिस्ट में कई जगह लोगों के फोटो नहीं हैं, तो वहीं पर कई जगह फर्जी पते लिखे गए हैं। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. राहुल ने कहा कि कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते। हमने इन 7 हारी हुई सीटों में से एक सीट पर जांच पड़ताल की। वो सीट थी बेंगलुरु सेंट्रल। इस सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले, भाजपा को 6,58,915 वोट मिले। दोनों पार्टियों को मिले वोटों का अंतर सिर्फ 32,707 था। वहीं जब महादेवपुरा असेंबली की सीट पर वोटिंग हुई तो दोनों पार्टियों के बीच वोट का अंतर 1,14,046 रहा। राहुल ने कहा कि इस हिसाब से देखें तो 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। ये वोट चोरी 5 प्रकार से की गई थी। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर वोट की चोरी हुई है। राहुल ने प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया कि आखिर वोट चोरी कैसे हुई। नंबर 1, डुप्लीकेट वोटर्स 11,965। नंबर 2, फेक एड्रेस 40,009 वोटर्स। नंबर 3, एक पते पर कई वोटर्स। नंबर 4, गलत फोटो। नंबर 5, फॉर्म 16। राहुल गांधी ने इसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में वोट बढ़ाने का आरोप लगाया है और अपने प्रेजेंटेशन में सवाल उठाए। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में 40 लाख फर्जी नाम। 5 महीने में इतने वोटर कैसे जोड़े? शाम 5 बजे के बाद टर्नआउट कैसे बढ़ा? हरियाणा में हार के लिए वोटर लिस्ट को बताया जिम्मेदार। वहीं अपने प्रेजेंटेशन के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से भी सवाल पूछे हैं और सवाल उठाया कि चुनाव आयोग उनको डाटा क्यों नहीं देता। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता। देश में फर्जी वोटिंग हो रही है। बहुत से वोटरों के पिता का नाम अलग है। बहुत से वोटरों के मकान नंबर 0 है। डुप्लीकेट वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। 11 संदिग्धों ने 3-3 बार वोट डाला। एक ही पते पर 46 वोटर्स मौजूद। पिछले 15 दिनों में यह चौथा मौका होगा जब राहुल इलेक्शन कमीशन पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले 2 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा था कि भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। वहीं राहुल ने 1 अगस्त को कहा था कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा रहा है। हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। आज वो एटम बम फूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। राहुल गांधी ने दावा किया कि 6 महीने तक बकायदा इन नंबर्स पर, इन डाटास पर रिसर्च हुई है। हुआ क्या था? कर्नाटक के लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हुई, राहुल ने उदाहरण देकर समझाया। और फिर देखिए, एग्जाम्पल देने की एक बहुत एक स्ट्रैटेजी समझिए। विधानसभा का जो परसेंटेज था मार्जिन का और लोकसभा का, दोनों के बीच में एक बड़ा गैप पाया गया और फिर वहां से एक डाउट आता है, फिर ये रिसर्च होती है। रिपोर्ट।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदान के दौरान धांधली के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में दर्जनों नाम ऐसे हैं जिन मतदाताओं के घर का नंबर 0 था। इनमें महिला पुरुष सभी शामिल हैं। ऐसे मतदाताओं के पिता के नाम कॉलम में अंग्रेजी के अक्षर लिखे हुए थे। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन मतदाताओं के एग्जाम्पल दिए उनमें ऐसे कई नाम थे। कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट में धांधली। टीका कुमारी आचार्य नाम की महिला वोटर, 35 साल की महिला के घर का नंबर 0। इनका EPIC नंबर SBF 8280943 है। इस महिला के पति का नाम YTDTR है। देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए, गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर, 4 बार आता है। आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, ये महाराष्ट्र में इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। हजारों लोग हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। दिखाइए, हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए, टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। वोटर नंबर 2, टेकराज सबकोटा नाम का वोटर, पिता का नाम DFO GADF है। इनके घर का नंबर 0 है। EPIC नंबर है SPVF 8249344। 38 साल की वोटर सरिता देवी, पिता का नाम ITSDL HUG, घर का नंबर 0, बूथ नंबर 432 के मतदाता हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में सर्वे के बाद हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते। हमने इन 7 हारी हुई सीटों में बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर जांच पड़ताल शुरू की। राहुल गांधी ने कहा कि 3 तरह की धांधलियां हैं, या तो घर का पता होता ही नहीं, या तो फिर एड्रेस 0 है, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0, या फिर घर के पते को वेरीफाइड ही नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे 40,000 वोटर हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथ की वोटर लिस्ट में मौजूद है। लिस्ट में कई जगह लोगों की फोटो नहीं है, कई जगह फर्जी पते लिखे गए हैं। महादेवपुरा सीट पर 1 लाख वोट चोरी, 6.5 लाख वोट में 1 लाख वोटों की चोरी हुई। कांग्रेस की रिसर्च में 1 लाख के करीब गलत पते, एक ही पते पर बल्क वोटर और डुप्लीकेट वोटर्स का पता चला। वहीं राहुल गांधी ने यह भी बताया कि लाखों पेपर्स की मैन्युअली चेकिंग के बाद कांग्रेस ने ये सबूत जुटाए हैं। अगर इन पेपर्स की एक गड्डी बनाकर रख दी जाए तो ये 7 फीट ऊंचा हो जाएगा। सबूतों को जुटाने में करीब 6 महीनों का वक्त लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने जानबूझकर हमें नॉन मशीन रीडेबल पेपर्स मुहैया कराए ताकि इन्हें मशीन से स्कैन न किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो कई तरह से स्कैंडल हुआ है, ऐसा राहुल गांधी का आरोप है। एड्रेस गलत है, वो एक व्यक्ति जो 4-5 जगह वोट करता है, 80 साल की कोई महिला है, वो फर्स्ट टाइम वोटर बन जाती है। और नाम आपने देखा, जैसे किसी ने सीधा जो कीबोर्ड होता है प्रेस करके नाम दे दिया किसी को भी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला, डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चुरा रहा है, चुनाव चुरा रहा है।
बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा में एक ही कमरे में 46 वोटरों की बात कही। हालांकि 80 का भी जिक्र हुआ है कि एक कमरा है उसमें 80 लोग रहते हैं। राहुल ने 11,965 फर्जी वोटरों की पहचान का दावा किया। ये सब जो राहुल गांधी बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखिए कि एक विधानसभा का एग्जाम्पल है जिसमें 1 लाख फर्जी वोटर कैसे आते हैं और वोट करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का भी उन्होंने आरोप लगाया। If the election commission now does not give us electronic voter data, not only of current election, but of the last 10-15 years, and if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के सवालों ने देश की सियासत में हलचल मचा दी। कांग्रेस नेता ने सीधे तौर पर आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष के बीच जबरदस्त ज़बानी जंग छिड़ गई है, यानी कि विपक्ष के नेता एक तरफ हैं और बीजेपी एक तरफ डिफेंसिव मोड में आ रही है। सुनिएगा। श्रीमान राहुल गांधी जी ने फिर से इलेक्शन कमीशन को प्रहार किया है और एक एनजीओ ने बनाया हुआ कुछ प्रेजेंटेशन को फिर से दोहराया है। वही पुराना बात को फिर से वो दोहरा रहे हैं। मकसद इलेक्शन कमीशन को अटैक करना था। कल कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को अटैक किया और सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन किया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता है कि कौन भारतीय है और कौन भारतीय कैसे बोलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं कांग्रेस पार्टी, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते हैं, तो फिर क्या चीज को मानते हैं? आज जो राहुल गांधी ने कर्नाटका का एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उठा करके जो बात रखा है, वो कर्नाटका के जो नेता है, वहाँ के जितना भी सीनियर लीडर है, सबका कहना है कि इतना बकवास बातें आज तक किसी सीनियर लीडर ने प्रेस में बात नहीं किया है। कोई तथ्य नहीं, कहाँ से उठा करके बिना मतलब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख देते हैं। हमको मालूम है वो नकली प्रेजेंटेशन किसने बनाया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, संविधान ने उनको स्वतंत्र अधिकार दिया है। सरकार से उनका डायरेक्ट कोई संबंध आता नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। जो वोटर लिस्ट बनाने का जो काम है, वो काम इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत होता है और क्या डॉक्यूमेंट देना है वो भी डिसाइड करने का अधिकार उनको है, सरकार को अधिकार नहीं है। इसीलिए जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बोला है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें अपोजिशन तो रोज हंगामा कर रहा है, हाउस का कामकाज बंद कर रहा है और जनता का पैसा लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। हाउस का कामकाज चालू रखना चाहिए। वो अगर उनको मांग करनी है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन दाखिल किया है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी यही जजमेंट देगा कि भैया पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन का है। अनेक मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में गए थे इलेक्शन कमीशन के संबंध में। मुझे ऐसा लगता है शायद वो एक बार चेक कर ले, या तो उनका दिमाग चोरी हो गया है या दिमाग में से चिप चोरी हो गई है, इसलिए बार बार वो ये चीजें कहते हैं। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं। इस तरह की गैर जिम्मेदारना, शर्मिंदगी भरा टिप्पणी एक संवैधानिक संस्था पर कर रहे हैं। इसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। ये राहुल गांधी की खीज है, उनका गुस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता वोट क्यों नहीं देती। और राहुल गांधी आपके इस चाल चरित्र और आचरण पर देश जनता आपको और नहीं वोट देगी। और चिल्लाइए, लेकिन आप क्या बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर गए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को फ्रॉड कर रहे हैं? और 14 से मोदी जी बार बार जीत रहे हैं, उसको भी आप फ्रॉड कह रहे हैं? क्या मतलब है इसका? तो आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस प्रकार से कुछ वोटर लिस्ट इत्यादि लेकर आए हैं, ये कोई पहली बार राहुल गांधी संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मगर प्रश्न उठता है कि जिन राज्यों में इनकी जीत होती है,
तेलंगाना में जीत हुई, कर्नाटक में जीत हुई, हिमाचल प्रदेश में जीत हुई, झारखंड में इनके अलायंस की जीत हुई। क्या एक बार भी आपने देखा है कि राहुल गांधी वहां के वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? एक बार भी उन्होंने उन वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिन राज्यों में उनकी जीत हुई थी पहले या अभी हाल फिलहाल में उनकी जीत हुई है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक तरह से नाच न जाने आंगन टेढ़ा पॉलिटिकल चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाता है, लोगों में उनकी पैठ नहीं है, लोगों में माननीय मोदी जी के प्रति एक प्यार का भाव है क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से लोग वोट देते हैं। एसआईआर की जो पूरा ये जो व्यवस्था इलेक्शन कमीशन द्वारा चलाई जा रही है, तो ये अपने आप में दर्शाता है जहाँ 61 लाख वोटर्स 61 लाख वोटर जहाँ कम किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार और इलेक्शन कमीशन की साठगांठ के साथ, तो कहीं ना कहीं अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है कि जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये अपने आप में जो जिसने हमें हक और अधिकार दिया है वोट डालने का, ये सीधे उसको आघात करने की बात करी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। और ये लोगों में भी बात बहुत चर्चा में है कि वोट तो डालते हैं लेकिन वोट डलता नहीं है, और जिस तरह से फेक वोटर आईडीज बन जाते हैं इनके वोटिंग वाले दिन, और जिस तरह से इनका हस्तक्षेप रहता है, हमने देखा उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में किस तरह की धांधली वोटर्स की करी गई है। तो मैं समझती हूँ पूरी तरह से यह सही बात कही जा रही है। आज बैठक जो है बुलाया गया है और इसी बैठक में हम लोग जो है सभी इंडिया अलायंस के नेता होंगे। राहुल जी के घर पे है बैठक। जो भी एजेंडा होगा, खास तौर पे एसआईआर को लेकर के जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा जो चल रहा है बिहार में, और आज राहुल गांधी जी ने भी इलेक्शन कमीशन और जो महाराष्ट्र कर्नाटक में जो चुनाव हुए कैसे जो घपला हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को भी बताया है। तो ये विषय भी रहेगा और आगे चुनाव बिहार का है, कैसे हम लोग साथ में मिलकर के मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में मेरा राहुल गांधी जी का साथ में यात्रा भी होने जा रहा है। उस यात्रा पे भी डिस्कशन होगी या जो भी एजेंडा का बात होगी। तो आज तो इसी पर चर्चा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और इसके लिए बजट को भी मंजूरी दी गई। वहीं उच्च शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 4 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है, जिनमें नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल है। कैबिनेट के ये फैसले सीधे तौर पर प्रदेश के युवाओं और आम जनता को प्रभावित करने वाले माने जा रहे हैं। तो नई स्कॉलरशिप योजना पर भी मुहर लगी है। बजट भी अलॉट किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से बात करेंगे। सर, आज बैठक थी, कितने प्रस्ताव पास हुए और क्या कुछ रहा? 20 से अधिक प्रस्ताव पास हुए हैं और प्रदेश के चतुर्थ विकास के लिए हमने अपने संकल्प को दोहराने का काम किया। सर, जो हर घर तिरंगा के लिए भी बात हुई है, हर घर तिरंगा, हाँ, घर घर तिरंगा फहराने के अभियान को भी हम लोग सफल बनाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए? आप लोगों के सारे मंत्रियों को बुलाया था। देखिए, बाढ़ के विषय चर्चा हुई, रिव्यू किया, बाढ़ की स्थितियों का जायजा लेने का काम किया और बाढ़ की पूरी जिलेवार स्थितियाँ माननीय सिंचाई मंत्री के द्वारा, जल शक्ति मंत्री के द्वारा रखने का काम हुआ। स्थिति नियंत्रण में है, राहत बचाव कार्य चल रहे हैं। ज़्यादातर स्थानों पर, ज़्यादातर जिलों में जल स्तर अब गिरावट की ओर, नीचे की ओर जाने का काम शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्थितियों पर हमें अक्टूबर के पहले हफ्ते तक सचेत और संवेदनशील रहने की जरूरत है और बहुत पैनी नज़र रखने की जरूरत है। दूसरा विषय जो मंत्रिमंडल के सामने था वो था हर घर तिरंगा अभियान का। जिस तरीके से विगत 2 साल में उत्तर प्रदेश ने हर घर झंडा कार्यक्रम को पूरे देश के सभी राज्यों में बेस्ट परफॉर्म किया है, उसी तरह जन सरोकार को जोड़ करके, हर व्यक्ति को जोड़ करके, यही है, हाँ सर, जोड़ करके हम इस साल भी बेस्ट परफॉर्म करने का काम करें। कैबिनेट मंत्री द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, मुख्यमंत्री जी ने क्या दिशा निर्देश दिए आपको?
जितने भी कैबिनेट उठाए थे लगभग सब छोटे मोटे सुधार को साथ पास हो चुके। 11 से सदन चलेगा, उसमें अपने विभागों से संबंधित जितनी पॉजिटिव जानकारी नए जो किए हैं वो, प्लस 2027 के जो विजन उत्तर प्रदेश, सशक्त उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश का डॉक्यूमेंट है, उसे हम लोगों को रखना है। प्लस विशेष रूप से जो विवाद होते थे गांव में, जो खेत बाड़ी जो विरासत का था, उसमें बड़ा संशोधन हुआ और समय सीमा के अंदर तय करने का निर्णय। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आज बैठक रही, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने तिरंगा या हर घर तिरंगा को लेकर और तमाम चीज़? तिरंगा अभियान हम लोगों को सबको सक्रियता से भाग लेना है और देश प्रेम की भावना सभी ओतप्रोत हैं। हर घर तिरंगा अभियान में सभी को पूर्णतया से भाग लेना है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है और हर मानक में हम सभी लोगों को कार्य करना, अपने अपने विभाग को एक नया रंग देना है। क्या कुछ इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए जो मंत्री नाराज हैं, अफसर नहीं सुन रहे, उनको लेकर भी कोई बात? ऐसी कोई बात नहीं। विकास उत्तर प्रदेश किस तरह से हमारा विकसित बनेगा, आगे बढ़ेगा, इस पर बात। आपको धरने पे बैठना पड़ा था तो शायद बात रखी गई हो वहाँ पे, इसलिए? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो बात पहले ही हो चुकी, मुख्यमंत्री जी मान चुके। दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सर, क्या दिशा निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का लीडरशिप में उत्तर प्रदेश नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, नए आयाम पे पहुंच रहा है, नई उपलब्धियों को हासिल कर रहा है। प्रदेश का सर्वांगीण विकास ये हमारी प्राथमिकता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। आने वाले समय में 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा, हम उससे भी जुड़ेंगे। विजन 2047 जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का, उसमें उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रहेगी, इसके लिए हम जल्दी एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी करेंगे। हम किस तरीके से उत्तर प्रदेश विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। साथ ही साथ जो बाढ़ की स्थिति है प्रदेश में तमाम जगह, उसकी भी समीक्षा करके राहत कार्य जो तेज़ी से चल रहे हैं और जो तेज़ी से बाढ़ की स्थितियों से निपटने के लिए हमारे काम हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। कई मंत्री जो है वो पिछले दिनों नाराज हैं, क्या उसको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश? माननीय मुख्यमंत्री जी का लीडरशिप में हम प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। यूपी में इस समय क ख ग को लेकर सियासत गर्मा गई है। पहले सीएम योगी ने पीडीए की पाठशाला को लेकर सपा पर हमला किया, बारी अखिलेश यादव भी थी। मुरादाबाद में सीएम योगी ने कहा, बीजेपी सरकार में ग से गणेश पढ़ाया गया था, समाजवादी पार्टी ने विरोध कर ग से गधा किया। पीडीए की पाठशाला में न जाने क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, जवाब अखिलेश यादव भी देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, ग से गरीब भी तो हो सकता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने संस्कारों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था को चौपट करने के लिए फिर से किस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है पीडीए पाठशाला के नाम पर, और क्या पढ़ा रही है। आपने देखा होगा, जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने, जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई तो उन्होंने कहा, ग से गणपति नहीं, ग से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था, और आज पीडीए पाठशाला में भी ये वही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा, तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे, और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं, उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। संभल में सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा है कि पिछली सरकार में दंगे और अराजकता फैलती थी, कोई सुरक्षित नहीं था, लेकिन हमारी सरकार में सब सुरक्षित हैं, सिर्फ दंगाई सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती राखी आपको आवास की चाबी प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत सुश्री सृष्टि जैन आपको 4,77,000 रुपए का। पिछली सरकार एक जिले में एक माफिया पालती थी, उस माफिया के गुंडे पूरे जनपद को तबाह करते थे, दंगा करवाते थे, अराजकता फैलाते थे। हमारी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों को कारोबार के साथ जोड़ रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की बात करेंगे। आज आपके अपने चैनल ने उनसे बातचीत की और जो उनके पिछले दिनों के विवादित बयान रहे हैं उस पे उनका पक्ष जानने की कोशिश की। वो कहते हैं कुछ लोग समाज के खिलाफ हैं, वही विरोध कर रहे हैं, ये लोग सनातन विरोधी हैं। सुनिएगा। जमकर लोग इस बयान का विरोध कर रहे हैं। खुद अनिरुद्धाचार्य महाराज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। जी महाराज जी, इस तरीके से लगातार एक बयान सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आप देख रहे होंगे टीवी चैनल के माध्यम से लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? आपने किस तरीके से बयान दिया, लोगों में जो इसका विरोध पैदा हो रहा है? भाई आप न्यूज वाले यदि पूरी बात चलाएं तो विरोध ही ना हो, आधी बात चलाएंगे तो लोगों को आधा ज्ञान समझ में नहीं आता। तो न्यूज वालों की जिम्मेदारी थी कि पूरा चलाएं। जैसा कि कहा, उन लोग क्या कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बोला अनिरुद्धाचार्य ने, मैंने लड़कों के लिए भी बोला था, लेकिन न्यूज ने उसको नहीं चलाया, लड़कों वाला मैटर हटा दिया। अब देखिए मैं आपको सुनवा दे रहा हूँ 1 सेकंड में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले 10 लड़कियों के साथ लिव-इन में रहे, 10 लड़कों के साथ लिव-इन में रहे, जो 10 के संग रह चुकी। तो क्या मानते हैं महाराज जी, जो वीडियो जो वायरल किया गया है, कहा छांट के वायरल किया जा रहा है, ऐसे छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है क्या? भाई छवि को खराब करने की देखिए आजकल ना एजेंडा है सनातन विरोधियों का। वो क्या कर रहे हैं कि सनातन धर्म में जितने संत हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको बदनाम करो, उनकी आवाज को डाउन करो। एक षड्यंत्र है, हम सभी सनातनियों को समझना चाहिए। और मैंने केवल यही तो कहा कि आप चरित्रवान बनिए, लिव-इन में रह के, जिससे लिव-इन में रह रहे हैं आप, लड़की हो या लड़का, या फिर उससे विवाह कर लीजिए। अब आप इसके संग लिव-इन में रह के, फिर उसके संग, 2 के संग, फिर 3 के संग, फिर चौथे से आप चौथे के साथ विवाह करते हैं। ये बात लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए। तो बताइए फिर आपकी संतान चरित्रवान कैसे होगी? संतों को यही तो चिंता है कि समाज चरित्रवान हो। राम जैसा राजा हम चाहते हैं। राम क्यों? क्योंकि राम चरित्रवान है। रामचरित्र सुनबे को रसिया। हम चरित्रवान समाज का निर्माण चाहते हैं। मथुरा से भारत समाचार के लिए गौरव चौधरी। आगे बढ़ेंगे खबरों में। लखनऊ से खबर है, एयरपोर्ट रनवे पर मरम्मत का काम 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। लखनऊ में 15 अगस्त के बाद से दिन में उड़ेंगी फ्लाइट्स। 15 अगस्त के बाद 24 घंटे फ्लाइट्स का संचालन हो सकेगा। लखनऊ एयरपोर्ट से 20 अगस्त से 5 नवंबर तक निगरानी, नियमित देखभाल के लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन लिया गया है। एयरपोर्ट का रनवे हर बुधवार को 3.5 घंटे बंद रहेगा। हर बुधवार को सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक उड़ान बंद रहने वाली है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 में रनवे की मरम्मत का काम बीते 6 महीनों से जारी था। ऐसे में दिन में फ्लाइटों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अब 15 अगस्त के बाद ये काम जो है वो पूरा कर लिया गया है और 15 अगस्त के बाद अब दिन में भी फ्लाइटों का संचालन जारी रहेगा। 1 मार्च से जब रनवे मरम्मत का काम शुरू हुआ था तब सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक के फ्लाइट संचालन पर रोक लगा दी गई थी और ऐसे में रात में ही फ्लाइटें जो है उसका आवागमन जारी था। लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद एक आदेश जारी हुआ था जिसके बाद ये समय घटाकर 3 घंटा कर दिया गया था, यानी कि 1 बजे से शाम 4 बजे तक के फ्लाइट संचालन पर रोक थी। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार। आगे बढ़ेंगे खबरों में। खबर लखनऊ से ही है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने साइबर अपराध पर मंथन किया है। एडीजी साइबर क्राइम सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी कदम उठाने पर चर्चा। राज्य और केंद्र के बीच सहयोग मजबूत करने पर चर्चा। नई पहल, बेहतर समन्वय से काम किया जाए। आप जानते हैं साइबर क्राइम बढ़ रहा है और एक कलेक्टिव एफर्ट जरूरी है और ये मीटिंग उसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक कोऑर्डिनेशन के साथ, समन्वय के साथ काम किया जाए। तो एडीजी साइबर क्राइम सहित अन्य अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। डीजीपी को आप देख भी रहे हैं तस्वीरों में। और साइबर क्राइम की हम रोजाना अनेकों खबरें देखते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को
ठगा जाता है। तो ये मीटिंग हुई है और पूरी कोशिश ये है कि पूरे स्टेट को, आपने देखा होगा पीछे भी पिछले दिनों भी जब से चार्ज संभाला है नए डीजीपी का, कई मीटिंग्स राजीव कृष्णा जो है वो ले चुके हैं और ये एक और उसी तरह की मीटिंग मंथन किया गया। बढ़ते साइबर अपराधों पर सख्ती से कदम उठाया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। धराली में आई आपदा के बाद कैसे हो रहा है लोगों का रेस्क्यू, स्पेशल रिपोर्ट। तबाही बढ़ी, चट्टानी चुनौती, मुश्किल खड़ी। धराली में आई आपदा के बाद वहां जाने के रास्तों पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, जिसके कारण लोगों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है। वहां पर जिंदगी बचाने की कोशिशें बहुत तेजी से की जा रही हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर लाया जा रहा है। धराली में कितने लोग रहे होंगे, एक समय में कितने लोग रहे? वहाँ पे 7-5 ज़्यादा होंगे, 1000 से ज़्यादा होंगे। बहुत लोग मजदूर थे, बिहारी लोग, नेपाली लोग। वहाँ मंदिर का काम चला था, किसी का घर भी बन रहा था, उसी के हिसाब से बहुत लोग थे। होटल, होम स्टे, घर कितने रहते होंगे वहाँ? वहाँ आपका 1000 से 12 टूरिस्ट वगैरह बहुत लोग थे उस दिन। टूरिस्ट भी थे? हाँ, उस दिन बहुत लोग थे। हम अभी तो आ ही रहे हैं, अभी हम तो 4 आए हैं। अच्छा, अभी 4 लोग आए। आप लोग मैम कहाँ से हैं? हम हरसिल बगोरी से। अच्छा, वहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। मैम क्या सिचुएशन है वहाँ पे, कुछ बता पाएंगे? धराली तो एकदम से चला खत्म है, बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं बचा। बाकी आसपास के गांव अभी सुरक्षित है, बस अगर मौसम खराब रहेगा फिर हरसिल की क्या स्थिति है मैम? हरसिल मार्केट तो आधा चला गया। धराली में रेस्क्यू बहुत तेजी से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई तरह की समस्याएं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सामने आ रही हैं। हरसिल और धराली के आसपास के भी जितने इलाके हैं वहाँ से भी लोगों को निकाला जा रहा है। इस तरीके से जो रेस्क्यू अभियान है वो चल रहा है। मातली, जहाँ पर सेना का केंद्रीय रिजर्व बल का जहाँ पर एक सेंटर है, वहीं पर हेलीपैड पर एक एक करके जितने भी लोग हैं वो रेस्क्यू करके लाए जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मातली। प्रयागराज में एसटीएफ टीम और कुख्यात माफिया आशीष